नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था दोस्तों। और ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने पीरियडिक टेबल के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने की बात की थी दोस्तों। और हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर भी लिए थे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले थे, उनको कैसे याद किया जाए, ये सारे के सारे ट्रिक्स मैंने हर एक सीरीज के लिए मैंने डिस्कस की थी। पी ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, ये सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। आज मैं पर्टिकुलर एस ब्लॉक के बारे में मैं फुल डिटेल से, देखिए दोस्तों, एफ ब्लॉक की मैं बात करूं दोस्तों, एस ब्लॉक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एस ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें एक जनरल इसके जो इंट्रोडक्शन है, जनरल परिचय जिसको अपन बोलते हैं, वो डिस्कस करूंगा। इसके बाद में दोस्तों, इसमें छोटे छोटे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, यानी बहुत ही गजब के तरीके से मैंने प्रकाश डाला। आप जरूर इसको एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा कुछ मैंने ऑक्साइड लिया है, और सबसे बड़ी बात, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। और हाइड्रेशन एंथैल्पी के बेसिस पे अगर मैं देखूं दोस्तों कि एक्वस मीडियम में, यानी जलीय माध्यम में, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब जल योजन ऊर्जा, इसका ऑर्डर काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। और जलीय माध्यम में इसका जो एटॉमिक रेडियस का, परमाणुवीय त्रिज्या का ऑर्डर क्या होगा, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने लास्ट यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस किए हैं। तो जरूर लास्ट तक जरूर बनी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं इस टॉपिक के अंदर, तो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं दोस्तों, जनरली इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जिसको अपन क्षार धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षार धातु या एल्कली मेटल्स बोलते हैं। दूसरा एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी क्षारीय मर्द धातु भी बोलते हैं। दोस्तों याद रखना, इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनता है कि यहाँ क्षारीय मर्द धातुओं के अंदर एक एलिमेंट बेरिलियम दूसरे ग्रुप का तत्व तो होगा, लेकिन ये क्षारीय मर्द धातु नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेरिलियम यहाँ क्षारीय मर्द धातु नहीं होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, तो इस ग्रुप को जो रोमन वर्ड है, जो रोमन संख्या है, इसमें रोमन संख्या में फर्स्ट ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अपन ने पी ब्लॉक में पहले डिस्कस किया है। पी ब्लॉक के अंदर मैंने डिस्कस किया है 13वें ग्रुप से लेकर के 18वें ग्रुप तक, यानी फर्स्ट थर्ड ए से लेकर के यहाँ 8 तक था दोस्तों, यहाँ 8 तक था। और 17 ग्रुप को अपन क्या लिखते थे, 7th ए तक लिखते थे। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप अपने को यहां मिलेगा। ये जो फर्स्ट ग्रुप है, इसी को आप फर्स्ट ए कह सकते हैं, और इस सेकंड को सेकंड ए ग्रुप भी कह सकते हैं। देखिए आगे देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें दोस्तों, तो एल्कली मेटल्स यानी क्षार धातुओं की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कितनी है, +1 रहेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ कौन कौन से तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। क्या है फ्रेंसियम? फ्रेंसियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है दोस्तों, और इसकी अर्ध आयु 21 मिनट है। ये पूछी जा सकती है दोस्तों, 21 मिनट अर्ध आयु है किसकी, फ्रेंसियम की। और ये दोस्तों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। लिथियम दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि लिथियम केवल और केवल लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम का नाइट्राइड बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी धातुओं में से केवल और केवल लिथियम ही है जो लिथियम का नाइट्राइड बनाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं इन बची हुई धातुओं की बात करूं, तो नीचे से, यानी ऊपर से नीचे जाने पर, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबेडियम, रुबेडियम से सीजियम जाने पर इनकी सॉफ्टनेस बढ़ती है, यानी ये मुलायम होते जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, लिथियम ठोस में सबसे हल्की ठोस धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई क्या? ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बन जाए ये किसी को पता नहीं दोस्तों, लेकिन जो 55 क्वेश्चन अपने बनेंगे दोस्तों, 55 जो क्वेश्चन बनेंगे वो केवल और केवल एनसीईआरटी से बनेंगे दोस्तों। इसलिए मेरा मैक्सिमम टारगेट यही रहेगा कि आपके 55 से 55 क्वेश्चन आपके एज इट इज आपको यहां से मिले। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते दोस्तों। सीजियम और पोटेशियम की बात करें, तो सीजियम और पोटेशियम को प्रकाश विद्युत सेल इलेक्ट्रोडों के रूप में काम में लिया जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे जो थर्मल प्लांट लगा रखे होते हैं कहीं सारे, यानी जो हीट एनर्जी है, यानी जो सनलाइट है, उसको यूज कर करके अपन क्या करते हैं,
एनर्जी को स्टोर करते हैं। किसको? एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर अपन इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बनता है दोस्तों वो किसका बना होता है? सीजियम और पोटेशियम का बना होता है। किसका? सीजियम और पोटेशियम का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, इस सीजियम के आधारित कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अगर जिस एलिमेंट में रहेंगे वो कौन सा रहेगा दोस्तों? सीजियम रहेगा। दूसरा दोस्तों, इसकी एटॉमिक रेडियस यानी सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस जिस तत्व की होगी पूरी आवर्त सारणी में वो कौन सा होगा दोस्तों? सीजियम होगा। क्योंकि फ्रेंशियम रेडिएटिव इसको मैंने काउंट नहीं किया दोस्तों। ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों सीजियम का ऑक्साइड CS2O ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा, क्षारीय ऑक्साइड होगा, सबसे क्षारीय ऑक्साइड होगा। सबसे ध्यान रखना दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड। सभी तत्वों के ऑक्साइड्स की मैं बात करूं तो उनमें सबसे ज्यादा बेसिक करैक्टर किसके होंगे? सीजियम के ऑक्साइड के होंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जिस तत्व की होगी वो कौन सा होगा? सीजियम। और ऐसे कैसे दोस्तों? ध्यान रखना, अगर लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणता वो सबसे कम किसकी होगी? ना, इससे सीजियम की होगी सबसे कम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों ज्वाला परीक्षण के लिए। इसका कलर पूछा जा सकता है हमारे को। क्या पूछा सकता है? कलर पूछा जा सकता है। लिथियम की बात करें दोस्तों तो क्रिम्सन रेड या क्रिमिज रेड लाल लिखा जा सकता है, कलर देता है। सोडियम येलो कलर देता है यानी पीला कलर देता है। पोटेशियम वॉयलेट कलर देता है, बैंगनी कलर देता है। ऐसे दोस्तों रुबेडियम रेड वॉयलेट देता है। क्या कह रहा हूँ? रेड वॉयलेट। और सीजियम देता है तो ब्लू कलर देता है। यानी जब इनको ज्वाला परीक्षण की जाती है दोस्तों तो इनका कलर देखा जाता है, कौन सा तत्व कौन सा कलर ज्वाला में दे रहा होता है ज्वाला परीक्षण के दौरान। तो ये हमें पता होना जरूरी है क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का पोर्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद करने का है। लेकिन देखिए अगर एग्जाम फाइट करना तो लड़ना तो पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, याद रखना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्षार धातुओं को उनकी ज्वाला परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। बिल्कुल, यानी इन क्षार धातुओं को उनके ज्वाला परीक्षण के लिए पहचाना जा सकता है। तो इस ज्वाला परीक्षण को जिसके द्वारा अपन मापा जा सकता है, इनकी सांद्रता को जिसके द्वारा मापा जा सकता है दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं ज्वाला प्रकाश मापी कहा जाता है, फ्लेम फोटोमीटर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? फ्लेम फोटोमीटर कहा जाता है, जिसके द्वारा इनकी सांद्रताओं का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, क्षार धातुओं को उनकी ज्वाला परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है तथा इसकी सांद्रता परीक्षण ज्वाला प्रकाश मापी द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों यहां से अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए ऑक्साइड आ गए, यहाँ पर क्या आ गए? ऑक्साइड। और यहाँ पर एल्कली मेटल्स यानी क्षार धातु के 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं। लिथियम, ध्यान रखना दोस्तों, केवल लिथियम जो बनाता है वो एक सामान्य ऑक्साइड बनाता है Li2O। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और लिथियम पर +1 चार्ज है। काफी इंपॉर्टेंट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसकी बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम बनाता है दोस्तों परोक्साइड। क्या बनाता है? परोक्साइड। और कुछ इस तरह से ये होता है जिसमें ये जो ग्रुप होता है ये होता है अपने पास -1 है दोस्तों, ये -1 है। परोक्साइड ग्रुप होता है ये। क्या होता है? ये परोक्साइड ग्रुप होता है दोस्तों। और यहां ध्यान रखना दोस्तों, ये O2-2, इसके अंदर आपको ध्यान रखना, इसके अंदर आपने देखा होगा एमओटी। अगर आपने नहीं पढ़ा दोस्तों जरूर एमओटी के अपने प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी के पूरे एमओटी के क्वेश्चंस को किस तरह से याद करते हैं बिल्कुल ट्रिक से बता रखा है। सारा का सारा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ट्रिकी मिलेंगे। मैंने यहाँ इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और मैं लास्ट में इसको ऐड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, इसी चैनल के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। एमओटी की बात करें दोस्तों तो देखिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दोस्तों वो कितना आएगा? 1 आएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, यानी ये प्रति चुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा। ये मैं यहाँ समझाऊंगा दोस्तों, अभी थोड़ा पूरा समझाऊंगा यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, रुबेडियम की बात करूं, सीजियम की बात करूं दोस्तों, तो ये बनाते हैं दोस्तों सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, O2-1 बनाते हैं। यानी पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम जो बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। सोडियम का पेरोक्साइड बनेगा और लिथियम क्या बनेगा? सामान्य ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ध्यान रखना दोस्तों, इनके ऑक्सीजन स्टेट पूछी जा सकती है। ऑप्शन पे -2, यहाँ ऑप्शन पे -1, ठीक है। और यहाँ
O2 माइनस वन है ये, ध्यान है ना, सुपर ऑक्साइड में क्या है ये O2 माइनस वन है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इसीलिए क्या करता है अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, यहां अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं दोस्तों तो O2+2 O2+1 बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं O2-1 और O2-2 ये इनके बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन होता है दोस्तों। और यहां ध्यान दोस्तों इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर था 2, इसका होता है दोस्तों 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर था दोस्तों 3, क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी 15 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ कम कर दो 1.5 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों लगभग 1। ठीक है, अब ध्यान रखना दोस्तों ये जो होता है, ये जो नाइट्रोजन वाला होगा, अगर आपने याद करो 2p3 वाले जब इनकी एमओटी बनती थी तो 6 इलेक्ट्रॉन अपने को भरने होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ मैं ये ऑर्बिटल नीचे ले लूंगा सिग्मा 2pz वाला, ये पाई 2px पाई 2p वाले यहाँ ऊपर आएंगे, ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। दोस्तों ये मैं बोल रहा हूँ ओरली, आपको प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखना है इनके बारे में, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे वो। अब देखिए दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो 2 तो यहाँ भर गए दोस्तों। ठीक है, 2 तो यहाँ भर गए। ठीक है, और बचे हुए 2 4 यहाँ पर गए तो 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्रति चुंबकीय हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा प्रति चुंबकीय। फिर अगर मैं O2 की बात करूं 16 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी प्रति चुंबकीय, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों प्रति चुंबकीय हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18। ठीक है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मैं यहीं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आप खुद सोच लीजिएगा दोस्तों, समझ सकते हैं इस चीज को, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इनकी पेयरिंग होती जाएगी, यानी ये भी क्या हो गया अपने पास प्रति चुंबकीय। तो यहाँ O2-2 यहाँ पे क्या रह गया दोस्तों अनु, ओहो सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों अनुचुंबकीय, दोस्तों वेरी सॉरी अनुचुंबकीय होंगे O2+1 O2 और O2-1, ये तीनों क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, जबकि O2+2 और O2-2 ये दोनों क्या होंगे प्रति चुंबकीय होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, मिसमैच हो गया था थोड़ा समझने में। ठीक है, क्या कह रहा हूं O2+1 O2-1 ये तीनों के तीनों क्या होंगे दोस्तों अनुचुंबकीय होंगे, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना दोस्तों O2 के अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और O2+1 और O2-1 के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अलावा O2+2 और O2-2 ये दोनों क्या होंगे प्रति चुंबकीय होंगे, क्योंकि इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के 0 पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, पर आगे दोस्तों हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए अगर दोस्तों जलयोजन ऊर्जा की मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियस की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या कह रहा हूं परमाणु त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, शॉर्ट में इसको H लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है दोस्तों कि जो लिथियम है, लिथियम की अगर मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करूं दोस्तों तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना जल के अंदर लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, और छोटी साइज होने की वजह से दोस्तों इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे जल के अणु चारों ओर से इसको घेर लेते हैं, इसीलिए लगता है कि इसकी एटॉमिक रेडियस बहुत ही बड़ी हो जाती है एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो क्या करना है एक्वस मीडियम में अगर दोस्तों आपको एटॉमिक रेडियस पूछी जाए तो ध्यान रखना सबसे बड़ी किसकी बताओगे आप लिथियम+1 की एक्वस मीडियम में बताओगे। लेकिन जनरली अपन जानते हैं, जनरली अगर मैं केवल आयन की फॉर्म में बताऊंगा तो एटॉमिक रेडियस ये होगी, यही होगी। लेकिन दोस्तों ये अगर आपको जलीय माध्यम में पूछ ली जाती है दोस्तों, ये सेट एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेट एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पेपर जरूर उठा लीजिएगा दोस्तों, सेट 2009 या सेट 2012 इन दोनों में से किसी एक पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, तो लिथियम प्लस एक्वस मीडियम में एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी होगी, और दोस्तों लिथियम प्लस आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए इस हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी जल योजन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, और इसीलिए लिथियम का लवण LiCl2H2 यानी
हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। किस फॉर्म में? हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, LiCl2H2O के रूप में पाया जाता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये लिथियम जो सबसे छोटा आकार का है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से सबसे ज्यादा नेगेटिव में होता है। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा दोस्तों, ये पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, अगली क्लास में पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध की मैं बात करूं तो विकर्ण संबंध लिथियम मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है, आपस में लिथियम और मैग्नीशियम, और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है दोस्तों। यहां ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। ये था अपना आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर दोस्तों इनोड यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अमोनिया के साथ में इनकी रिएक्शंस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या क्या होंगे। इसके अलावा दोस्तों आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, ये जितने भी करैक्टर होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट होगी। देखो क्या बता रहा हूँ, इनोड के बारे में डिस्कस करूंगा, आयनेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करूंगा, और डेंसिटी के बारे में डिस्कस करूंगा, घनत्व के बारे में डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस तो खैर आपको आसान है, आपके लिए निकल जाएगी। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किस तरह से द्रव अमोनिया से रिएक्ट करता है और यहाँ पर एक कलर बनता है दोस्तों, वो अमोनिया कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यहाँ एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स यानी ब्लू कलर देता है सॉल्यूशन के अंदर, और वो ब्लू कलर फिर बाद में थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस फ्री करता है। तो ये बना कैसे, ये सारी डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत।